हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। एमपी जीके में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन। वन एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वन का टॉपिक। चलिए इसमें से अपन देखते हैं कि सबसे पहले वन। तो वन को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हमको ये पता होना चाहिए कि वन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वन का अर्थ होता है कि भूमंडल पर वृक्षों का आवरण वन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। तो ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का केंद्र या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। और यह देहरादून किसकी राजधानी है? ये उत्तराखंड की राजधानी है। इसी की एक शाखा हमारे मध्य प्रदेश में भी है, जबलपुर में। तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की शाखा कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद में ये संस्थान क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये वन रिपोर्ट जारी करता है। तो इसने 2017 में वन रिपोर्ट जारी की थी। किसने? अपने भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने। तो वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग किलोमीटर वन थे, जो कुल क्षेत्रफल का 25.11% थे। फिर इसके बाद में वन रिपोर्ट 2019 जारी की जाती है। तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हमारे भारत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और इस भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने जब रिपोर्ट जारी की है 2019 में, तो इस वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्रफल है, जो कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 25.14% है फ्रेंड्स। तो ये इसको आप लोग याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अभी वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है? तो ये है 25.14%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो ये हमारा बालाघाट जिला है। तो बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां पर क्षेत्रफल में और प्रतिशत के मामले में दोनों में ही सबसे ज्यादा वन बालाघाट में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। तो हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहां पर प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन है। तो क्षेत्रफल के आधार पर कितने प्रतिशत वन है? 4,932 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत कितना है फिर वनों का? यहाँ पर 53.44%। ये वनों का प्रतिशत है फ्रेंड्स। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में पाए जाते हैं। सबसे कम वन है। तो अगर क्षेत्रफल इसका देखा जाए तो 36 वर्ग किलोमीटर, और इसका प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत है 0.59%। ये इतने प्रतिशत वन है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे कम वन किस जिले में है? तो ये हमारे उज्जैन में। तो क्षेत्रफल के आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर भी दोनों ही मामले में सबसे कम वन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वनों का वर्गीकरण। तो अगला इसमें शुरू करते हैं वनों का वर्गीकरण। अब वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में किया जाता है ये देखिए इसमें। तो पहला है जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा हो जाता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तीसरा हो जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये 3 प्रकार के वन हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं जलवायु के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण का आधार होता है प्रशासन के आधार पर। तो प्रशासन के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये 3 प्रकार के वन हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर अगला जाता है प्रजातियों के आधार पर वन। तो प्रजातियों के आधार पर 3 प्रकार के वन हमारे मध्य प्रदेश में है। पहला है सागौन, दूसरा है साल वन और तीसरा है बांस के वन। ये 3 प्रकार के वन होते हैं। फिर इसके बाद चौथा हो जाता है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर भी हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला होता है दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन,
दूसरा होता है बिंद कैमूर क्षेत्र, तीसरा हो जाता है शिवपुरी मुरैना क्षेत्र में वन। तो ये इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 4 आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया जाता है। आप चाहें फ्रेंड्स तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जाता है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो मध्य प्रदेश में वन संसाधन में अपन देखते हैं कि पहला प्रकार अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये किसके आधार पर है? ये जलवायु के आधार पर। तो जलवायु के आधार पर अपन देखते हैं पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंध का मतलब होता है कि हमारा भारत और हमारा मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और पर्णपाती का अर्थ क्या है? तो वे वन जो मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। अब ये वन कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे वन सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसको याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? तो ये होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद में इन वनों में वृक्षों की प्रजातियां जितने भी इसमें वन पाए जाते हैं, ये सारे वन पतझड़ में भाग लेते हैं। मतलब कि जैसे पतझड़ का मौसम आता है अर्थात बसंत ऋतु का समय आता है, तो उस समय ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इस प्रकार के वन में कौन कौन से वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं? तो इनमें सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये वृक्ष इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है इसमें कौन से वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं? तो इन वृक्षों के नाम फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब ये हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले में आते हैं? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, इन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। अब मैं आपको मैप के आधार पर दिखाता हूँ। देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो इस क्षेत्र में जैसे होशंगाबाद है, इसके बाद कुछ अपना छिंदवाड़ा है, सागर है, इसके बाद कुछ अपना ये दमोह क्षेत्र है, टीकमगढ़ है, छतरपुर क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में, इन जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी वन पाए जाते हैं, जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं, ये वृक्ष जैसे बसंत ऋतु का समय आता है तो उस समय ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। अगला प्रकार देखिए, इसमें दूसरा प्रकार आता है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अब ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन का मतलब क्या फ्रेंड्स? तो आपको मैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो उष्णकटिबंध का मतलब क्या हो जाता है? तो वे वन जो मध्य प्रदेश और भारत में पाए जाते हैं। तो हमारा भारत और मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर अर्धपर्णपाती का मतलब क्या है? तो ये वे वन होते हैं जो आधी पत्तियां गिराते हैं, आधी पत्तियां नहीं गिराते हैं। ऐसे वनों को हम अर्धपर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों को वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा इनको आवश्यक होती है? तो इनके लिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्या होता है हमसे पूछ लेता है कि जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं इनको कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इन्हें 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में इसमें कौन कौन से वृक्ष रहते हैं? तो इसमें साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम और हर्रा, इस प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। ये पेड़ इसमें रहते हैं। फिर ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल, इन जिलों में ये वन ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ कि उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप मैप में, ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है। तो अभी मैंने आपको बताया मैप में कि इधर ये बालाघाट आ जाएगा, इधर ये सिवनी आ जाता है, इधर इसके ऊपर शहडोल आ जाता है, ठीक है। तो ये वन कैसे वन है? तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है जो आधी अपनी पत्तियां गिराते हैं और आधी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर तीसरा प्रकार आ जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये ऐसे वन होते हैं जो अपनी पत्तियां भी गिराते हैं और साथ साथ इनमें कांटे भी पाए जाते हैं। तो इन वनों को वर्षा की आवश्यकता कम होती है फ्रेंड्स। तो पहला मैं आपको इसका क्षेत्र बता देता हूं कि इसका एरिया किधर है। देखिए इसमें यहाँ पर,
तो इसमें अपन देखते हैं कि देखिए ये उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन है या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो ये वन भी मौसम के अनुसार अपनी पत्तियां तो गिरा देते हैं, लेकिन इनमें कांटे पाए जाते हैं। तो इनमें कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कटीले वन के नाम से भी जानते हैं, और इनकी पत्तियां छोटी रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर। तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इनको कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इन्हें 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें कैसे वन होंगे? तो इसमें ज्यादातर कटीले वन होते हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं। तो इसमें कांटे वाले पेड़ कौन कौन से है? तो खैर है, बबूल है, ठीक है, इसके बाद पलास। तो ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहलाते हैं। और ये किधर पाए जाते हैं? तो जहां पर वर्षा कम होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इधर वर्षा कम होती है। फिर ये हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर और रतलाम, मंदसौर इन जिलों में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैप में बताया है। इसके बाद में ये ऐसे वन होते हैं जहां पर कांटे रहते हैं, क्योंकि जहां पर भी वर्षा कम होगी वहां पर पत्तियां पेड़ों की छोटी होगी और उनमें कांटे होंगे। ठीक है, तो ये वन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देखो आपको एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन है फ्रेंड्स। तो यहाँ से लेकर ये अपना ये इधर आ जाता है नीमच, मंदसौर। ठीक है, इधर आ जाएगा अपना ये नीमच, और इसके बाद में मंदसौर है, और इसके बाद में ऊपर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये श्योपुर आ जाता है। फिर इसके बाद में इधर मुरैना आ जाता है, और इसके बाद फिर यहीं पर ये ग्वालियर आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जाता है प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो अगला है अपना वनों के वर्गीकरण में प्रादेशिक आधार पर वनों को वर्गीकरण। तो इसमें भी हम कितने प्रकार के वन पढ़ते हैं फ्रेंड्स? तो इसमें हम 3 प्रकार के वनों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन, दूसरा हो जाता है विंध्य कैमूर क्षेत्र वन, तीसरा होता है शिवपुरी मुरैना क्षेत्र वन। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है प्रादेशिक आधार पर वनों के वर्गीकरण को। अब पहला इसमें अपन शुरू करते हैं दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन। इसमें किस प्रकार के वन होंगे फ्रेंड्स? तो इसमें अति सघन वन होते हैं, मतलब बहुत ही घने वन होते हैं ये। किसमें? दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र में। इसमें वृक्षों की प्रजाति मतलब पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो इसमें साल, बांस, महुआ, इसके बाद सागौन, इस प्रकार के वन ये होते हैं। ये इस प्रकार के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। फिर ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट में, होशंगाबाद में, मंडला में, और इसके बाद सिवनी में, इन जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं मैप में फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसे है ये देखिए। तो पहले भी अपने देखा है इसमें कि दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन। तो ये देखिए यहाँ पर ये दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन है। ठीक है, और जिन जिलों के नाम मैंने अभी आपको बताया था, जैसे इसमें आ जाता है होशंगाबाद। ठीक है, इसके बाद में अपना इधर आ जाएगा बैतूल भी आ जाएगा। फिर इसके बाद में सिवनी है, बालाघाट, छिंदवाड़ा है। इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन। और यहाँ पर जो वन होंगे ये पेड़ कैसे होते हैं? घने होते हैं। ठीक है, सघन होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अति सघन वन वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो वन क्षेत्र होता है ये अति सघन वन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है विंध्य कैमूर क्षेत्र वन। अब जो विंध्य कैमूर क्षेत्र वन है ये सघन है, परंतु ये नर्मदा क्षेत्र वाले वन से कम सघन होते हैं, कम घने होते हैं। इसके बाद में इसमें पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो इसमें यहाँ पर शीशम, तेंदुपत्ता और पीपल, ये पेड़ इसमें पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? ये विंध्य कैमूर क्षेत्र में। ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले में होते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, कटनी और सतना, इन जिलों में ये पाया जाता है। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ मैप में। यहाँ पर देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये विंध्य कैमूर वन क्षेत्र है। यहाँ पर तो विंध्य कैमूर वन क्षेत्र है, इसमें आ जाएगा अपना दमोह, इसके बाद फिर रीवा, फिर इसके बाद में सतना, फिर इधर आ जाएगा अपना ये थोड़ा सा सिंगरौली, सीधी। ये इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। शहडोल भी आता है, उमरिया भी आ जाता है। तो ये क्षेत्र में आते हैं ये विंध्य कैमूर वन क्षेत्र। तो यहाँ पर वन कैसे होते हैं? सघन होते हैं, परंतु ये दक्षिणी नर्मदा वन क्षेत्र से थोड़े कम घने होते हैं। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन वन क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन, विंध्य कैमूर क्षेत्र वन, और फिर शिवपुरी मुरैना वन क्षेत्र।
तो आपको क्या बताना होगा, विंध्य कैमूर क्षेत्र। और यदि आपसे पूछता है कि अति सघन वन क्षेत्र कौन सा है, तब आपको ये आंसर बताना होगा दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र वन। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा आ जाता है शिवपुरी मुरैना वन क्षेत्र। अब जो शिवपुरी मुरैना वन क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, ये कैसे वन होते हैं, विरल वन होते हैं। तो जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर वन विरल ही होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में वन कांटेदार होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो इसमें बबूल, पलाश, खेर और बेर, इस प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के किस किस जिले में ये वन पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में मुरैना में, ग्वालियर में, रतलाम में और मंदसौर में। तो यहाँ पर आप देखिए मैप में, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये अपना शिवपुरी मुरैना वन क्षेत्र। तो इसमें शिवपुरी मुरैना वन क्षेत्र में यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष होंगे, तो थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं, खैर के पेड़, बबूल के, बेर के, पलाश के, इस प्रकार के वृक्ष हमको इधर मिलते हैं। तो ये कम वर्षा वन, जो जिधर जिधर क्षेत्र में कम वर्षा होती है, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच का भाग आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये श्योपुर है, फिर इसके बाद में ऊपर आ जाएगा अपना मुरैना। इन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बबूल, खैर और बेर के वृक्ष किस प्रकार के वन हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये शिवपुरी मुरैना वन क्षेत्र में आते हैं ये। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रजातियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रजातियों के आधार पर वनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है फ्रेंड्स। तो पहला प्रकार इसमें हो जाता है बांस वन, दूसरा हो जाता है साल वन, और तीसरा होता है सागौन वृक्ष, और चौथा हो जाता है मिश्रित वन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं बांस वन। अब बांस वन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जिन क्षेत्रों में बांस ज्यादा होते हैं ऐसे क्षेत्र को हम बांस वन क्षेत्र कहते हैं या बांस वन के नाम से जानते हैं। अब ये बांस का एक वनस्पति के नाम आपको ध्यान रखना है, जो अपने से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है या इसका वनस्पतिक नाम, तो इसका वनस्पतिक नाम होता है बम्बोसाइड, या फिर एक और नाम है डेंड्रोकोलेमस। तो ये डेंड्रोकोलेमस, ये फ्रेंड्स अपने को ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में बालाघाट, उमरिया, सतना, इन जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आ जाता है साल वन। तो साल वन का मतलब क्या होगा, तो जिन क्षेत्रों में साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं उसको हम साल वन कहते हैं। तो ये साल वन में जो साल का पेड़ होता है, इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा फ्रेंड्स, शोरिया रोबस्टा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है या वनस्पतिक नाम है, आप इसको याद रखना। फिर इसके बाद में ये हमारे मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का 16.54% भाग पर ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में जो साल वन होते हैं, तो ये हमारे एमपी में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो हमारे एमपी में मंडला में, बालाघाट में, उमरिया में, सीधी और शहडोल, इन जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं साल वन। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए सागौन वन। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि सागौन का वनस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सागौन का वनस्पतिक नाम है फ्रेंड्स टेक्टोना ग्रैंडिस, ये नाम आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में अपने से पूछा जाता है बार बार। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, ये भी अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो ये सागौन के वन हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और ये कुल वन क्षेत्रफल का 17.8% भाग होते हैं। मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो पहला जिले का नाम है इसमें बालाघाट, दूसरे जिले का नाम है मंडला, तीसरे जिले का नाम है होशंगाबाद, चौथा जिला है बैतूल, अगला 5वां जिला है छिंदवाड़ा। तो इन जिलों में ये सागौन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इनको आप लोग याद रखना। फिर अगला जाता है फ्रेंड्स मिश्रित वन। अब मिश्रित वन का अर्थ क्या हो जाता है कि जिसमें सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, सभी पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जिसमें सभी प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं, ऐसे वनों को हम मिश्रित वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये मिश्रित वन में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें तेंदू भी आ जाएगा, महुआ भी आ जाएगा, पलाश भी आ जाएगा, बबूल भी आ जाएगा, खेर भी आ जाएगा, ये सारे वन इसमें, ये सारे पेड़ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये वृक्ष इसमें हमको मिलते हैं। अब ये जो मिश्रित वन है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाए जाते हैं, तो इसमें जिलों में पहला नाम आता है बालाघाट का, यहाँ पर मिश्रित वन मिलते हैं। फिर होशंगाबाद में मिलते हैं, मंडला में, छिंदवाड़ा में, इन जिलों में ये मिश्रित वन पाए जाते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रित वन हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाए जाते हैं, तो इन जिलों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे देखिए फिर प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब प्रशासन के आधार पर वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो प्रशासन के आधार पर 3 प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहला प्रकार आता है आरक्षित वन। ठीक है, अब आरक्षित वन हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत हैं, 65% वन है हमारे मध्य प्रदेश में। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासन के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो ये आरक्षित वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखना कितने प्रतिशत, तो ये 65% वन हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं आरक्षित वन। इसके बाद फिर इनका प्रशासन पर नियंत्रण कैसा रहता है, तो प्रशासन का इन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है और इस पर वन कटाई बिल्कुल नहीं कर सकते, इस पर पेड़ों पर काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, इसमें पेड़ नहीं काटे जा सकते। इसके बाद में दंड का प्रावधान कैसे रहेगा, तो इसमें अत्यधिक कठोर प्रावधान होता है। जो व्यक्ति यहाँ पर वन काटते हुए पाया जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद में सर्वाधिक वन ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाए जाते हैं आरक्षित वन, तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद में ये आरक्षित वन हमारे मध्य प्रदेश में न्यूनतम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन कहाँ पर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आरक्षित वन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम कहाँ पर है, छतरपुर में है। लेकिन जब हमने अभी वन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो आपको मैंने ये बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम वन उज्जैन में है। लेकिन हम यहाँ पर किस प्रकार के वन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आरक्षित वन की बात कर रहे हैं। तो ये आरक्षित वन हमारे मध्य प्रदेश में न्यूनतम कहाँ पर है, छतरपुर में। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा प्रकार आता है संरक्षित वन। तो ये संरक्षित वन क्या होते हैं, ठीक है, कितना गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, ये इसमें हम अब शुरू करते हैं। देखिए, तो जो संरक्षित वन होता है ये हमारे मध्य प्रदेश में 33% वन पाए जाते हैं। इन पर सरकार का सामान्य नियंत्रण होता है। इसके बाद में जो वन कटाई होती है तो वन कटाई पर भी सरकार का सामान्य प्रतिबंध होता है। व्यक्ति सरकार से अनुमति लेकर चाहे तो इसमें कुछ वृक्ष काट सकते हैं। इसके बाद में फिर इसमें कठोर दंड का प्रावधान नहीं होता है, इसमें सामान्य दंड का प्रावधान होता है। तो ऐसे वन हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में संरक्षित वन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक संरक्षित वन हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। और न्यूनतम मध्य प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये खंडवा क्षेत्र में सबसे कम ये वन पाए जाते हैं। फिर तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। तो हमारे मध्य प्रदेश में 2% वन पाए जाते हैं, ये अवर्गीकृत वन। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रशासन के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम कौन से वन पाए जाते हैं, तो सबसे कम ये अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, कितने प्रतिशत, तो 2% है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके बाद में कटाई वन कटाई पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। फिर इसके बाद में इसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं होता। मतलब ये हुआ कि इच्छा के अनुसार व्यक्ति यहाँ पर वन काट सकता है। ठीक है, इच्छा के अनुसार व्यक्ति यहाँ पर पशुचारण कर सकता है, अर्थात पशुओं को चरा सकता है, और इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं होता। तो ये वन हमारे मध्य प्रदेश में बहुत कम है। कितने प्रतिशत है, मात्र 2%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आरक्षित वन। और यदि उसने पूछा कि प्रशासन के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में न्यूनतम कौन से वन पाए जाते हैं, तो यह है फ्रेंड्स अवर्गीकृत वन। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है प्रमुख वन उत्पाद। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार को और हमारी भारत सरकार को वन से भी आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो जैसे कुछ वन उत्पाद होते हैं, तो एक तो ये कि हमारे मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष ज़्यादा हैं, तो सागौन के वृक्ष को काटकर सरकार इनको बेचती भी है, जिनसे हमारी गवर्नमेंट को आय प्राप्त होती है। इसके बाद में इन्हीं वनों से हमारे मध्य प्रदेश सरकार को कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे गोंद है, लाख है, इसके बाद जड़ी बूटियाँ हैं आदि हमारे मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला सागौन। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सागौन का वृक्ष होता है, ये हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 17.8% वन ये सागौन के पाए जाते हैं। इसके बाद में ये हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा कहाँ पर मिलता है अपने को,
तो ये हरदा होशंगाबाद, तो होशंगाबाद जिले में बोरी घाटी आती है, तो वहां पर ये वृक्ष सागौन के अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में साल वन में अपन देखें तो दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागौन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पेड़ या वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है साल वन। ठीक है, तो साल के वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर कौन सा पेड़ है, सागौन के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में ये किधर पाए जाते हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, मतलब हमारा जो बघेलखंड क्षेत्र है, तो बघेलखंड क्षेत्र में इस प्रकार के वन ज्यादा पाए जाते हैं, साल वन। ठीक है, इसके बाद फिर आता है बांस। तो बांस हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश में बांस के वृक्ष ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बालाघाट जिले में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में एक बांस की प्रजाति होती है जिसका नाम है बालकोवा। तो ये बालकोवा बांस की प्रजाति हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में, उमरिया जिले में पाए जाते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे मध्य प्रदेश में ये बालकोवा प्रजाति के बांस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बालकोवा प्रजाति के बांस हमारे मध्य प्रदेश में तो सतना जिले में और दूसरा उमरिया जिले में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इन्हीं बांसों को सुरक्षित रखने के लिए, बांस के वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए बांस ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया है, ये सतना जिले में स्थापित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में बांस ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है सतना जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जाता है हर्रा। तो ये हर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वृक्ष होता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में, मंडला जिले में ये पाया जाता है हर्रा का पेड़। हर्रा का पेड़ ये औषधि पेड़ होता है फ्रेंड्स। तो इसमें हर्रा से एक निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं फल। तो हर्रा को, बाहेड़ा को और आंवला को, तीनों को मिलाकर चूर्ण बनाया जाता है जिसको हम त्रिफला चूर्ण कहते हैं। तो हमसे कभी कभी पूछ भी सकता है या एग्जाम में पूछ भी लेता है कि त्रिफला किससे किससे मिलाकर बनाया जाता है, तो त्रिफला चूर्ण हर्रा, बहेड़ा और आंवला इनके मिश्रण से बनाया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन शक्ति के लिए अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर महुआ। महुआ का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो महुआ का वनस्पतिक नाम है मधुका लोंगिफालिया। ये महुआ का वनस्पतिक नाम होता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाए जाते हैं महुआ के पेड़, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद इन जिलों में ये महुआ के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अब महुआ के पेड़ में इससे क्या क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो महुए के पेड़ से कच्ची शराब बनाई जाती है। इसके जो महुए के फल होते हैं तो इसके फल से शराब बनाते हैं, और फिर इसी महुए के वृक्ष से औषधि भी बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आ जाता है भिलाला। इसी भिलाला के वृक्ष को एक नाम और दिया जाता है, इसी को हम भिलमा भी कहते हैं, तो इसको याद रखना। अब ये भिलाला के पेड़ से क्या बनाया जाता है, तो भिलाला के पेड़ से इंक या स्याही बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना आप लोग। फिर मध्य प्रदेश में इस भिलाला के पेड़ से स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये है छिंदवाड़ा में। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। जो किससे स्याही बनाते हैं ये, तो ये भिलाला के पेड़ से स्याही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है तेंदुपत्ता। हमारे मध्य प्रदेश में एक तेंदुपत्ता का पेड़ होता है। ठीक है, तो इस तेंदुपत्ता के पेड़ से तेंदु पत्ते निकाले जाते हैं। तो तेंदु का पेड़ होता है और उसमें पत्ते रहते हैं, उनके पत्तों को तोड़ा जाता है, तो उन्हीं पत्तों को हम तेंदुपत्ता भी कहते हैं, और इन्हीं तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। तो ऐसे तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का कारखाना हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर और उमरिया इन जिलों में तेंदुपत्ता का उत्पादन अधिक किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना। इसके बाद फिर आता है लाख। और जो लाख का पेड़ होता है तो इसमें लाख किस किस से निकाली जाती है, तो लाख बेर के पेड़ से, पलाश के पेड़ से और कुसुम के पेड़ से ये लाख निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो लाख निकाली जाती है तो इसमें कीट होता है जिसका नाम है लेसिफर लक्का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि जो लाख हमको पेड़ों से प्राप्त होती है और जो कीट के माध्यम से प्राप्त होती है, तो उस कीट का नाम क्या है? तो उस कीट का नाम याद रखना फ्रेंड्स, ये है लेसिफर लक्का। और इसी लाख से, इन्हीं पेड़ों से जो हम लाख निकालते हैं, तो इसका एक सरकारी कारखाना है उमरिया में, जो हमसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो ये है उमरिया जिले में। अब लाख का उपयोग किसमें किसमें होता है फ्रेंड्स? तो लाख से चूड़ी बनाई जाती है, ठीक है, जो महिलाएं पहनती हैं, और कॉस्मेटिक्स में इसका यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन में लाख का उपयोग होता है। इसके बाद फिर अगला आता है खेर वृक्ष। अब ये खेर वृक्ष कांटेदार वृक्ष होता है फ्रेंड्स, और इससे कत्था निकाला जाता है, इससे कत्था बनाया जाता है, किससे? खेर के पेड़ से। और ये कत्था बनाने का कारखाना हमारे मध्य प्रदेश में शिवपुरी में और मुरैना जिले में है। मुरैना जिले में कौन से स्थान पर? तो मुरैना में बानमोर है, यहाँ पर ये कत्था बनाने का कारखाना है, जो अपने से एमपीपीएससी में क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आता है गोंद। तो गोंद भी कैसा उत्पाद है फ्रेंड्स? तो गोंद भी हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है। तो कौन कौन से वृक्ष से हमें ये गोंद प्राप्त होता है? तो इसमें बबूल का पेड़ है, इसके बाद अचार के वृक्ष हैं और कुसुम के वृक्ष हैं, इनसे हमें गोंद प्राप्त होता है। फिर मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी, इन जिलों में ये वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर गोंद का उत्पादन भी अधिक होता है। इसके बाद में जो गोंद होते हैं, तो गोंद को भी दो प्रकार से बांटा जाता है। तो दो प्रकार से गोंद कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार होता है अरेबिक गोंद। ये गोंद किस रूप में लाया जाता है? कौन कौन से इसका उपयोग होता है? तो खाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, मिठाई बनाने में इस गोंद का उपयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो खाने का गोंद होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसका नाम याद रखना, अरेबिक गोंद। दूसरा गोंद का प्रकार है कुल्लू गोंद। ये कुल्लू गोंद का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो कुल्लू गोंद का उपयोग बेकरी इंडस्ट्री में और केक बनाने में और पेस्ट्री बनाने में, ये इस कुल्लू गोंद का उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेकरी इंडस्ट्री में या फिर केक बनाने में या फिर पेस्ट्री बनाने में किस प्रकार के गोंद का उपयोग किया जाता है? तो ये कुल्लू गोंद का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर आता है रेशम। तो हमारे मध्य प्रदेश में मलबेरी कहाँ पर मिलता है अपने को? मंडला में। फिर टसर, ये बैतूल जिले में मिलता है। फिर ईरी सिवनी जिले में पाया जाता है। तो इन वृक्षों से रेशम हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में रेशम कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है? तो रेशम का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में इन जिलों में होता है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर वन संस्थान है और उनके केंद्र कहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अपने से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला देखिए इसमें जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये ताला में है। और ताला कहाँ पर है? ये उमरिया जिले में आता है। फिर इसके बाद में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? जबलपुर जिले में है। तो एग्जाम में अपने से कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखना। दूसरा आता है, तीसरा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। डिफरेंस फ्रेंड दोनों में ध्यान रखना, एक है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये है जबलपुर में। फिर दूसरा है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ये है भोपाल में। आ रहा समझ में? तो वनों से संबंधित जब रिसर्च करना हो या कोई रिपोर्ट जारी करना हो, तो ये हमारा भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? जबलपुर में। और वनों का प्रबंध कैसे करना है, इनकी देखरेख करने का काम करना है, तो ये काम कौन करता है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, जो भोपाल में है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। फिर संजीवनी संस्थान, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। फिर वन विकास निगम, ये कहाँ पर है? भोपाल में। फिर अगला आता है कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में। फिर इसके बाद में जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? पचमढ़ी में फ्रेंड्स। तो ये इतने इंपॉर्टेंट संस्थान हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जाता है कि मध्य प्रदेश में वन संबंधी कुछ योजनाएं। तो कौन कौन से वन संबंधी योजनाएं फ्रेंड्स? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे पहली योजना का नाम है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। तो यह योजना किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो हमारे मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे लोग हमारे मध्य प्रदेश में हैं जो तेंदुपत्ता को तोड़ते हैं
और उनसे उनकी जीविका चलती है, उनसे उनका जीवन यापन होता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिनका नाम है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। तो यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं और इन्हीं से इनका जीवन चलता है। तो जो लोग सिर्फ तेंदुपत्ता तोड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की है। तो उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। इसके बाद दूसरी है अपना पहली वन नीति। तो हमारे मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब जारी की जाती है? तो ये 1952 में पहली वन नीति जारी की जाती है। दूसरी वन नीति कब जारी की जाती है फ्रेंड्स? नई वन नीति। तो जो नई वन नीति है वो 2005 में चालू की गई थी। तो ये वन नीति क्यों जारी की जाती है? तो इसमें हमारी गवर्नमेंट यह प्रावधान करती है कि वनों का संरक्षण कैसे किया जाए। फिर जो लोग वन के साइड में रहते हैं, वन के किनारे रहते हैं या वन क्षेत्र वाले एरिया में रहते हैं, तो उनको भी रोजगार कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए हमारी सरकार ये नीतियां बनाती है। इसके बाद फिर तीसरा होता है अगला चरण पादुका योजना। तो यह योजना हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 में जारी की थी। तो किसके लिए जारी की थी? तो जो तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य करते हैं और तेंदुपत्ता को तोड़कर इकट्ठा करते हैं, उनका संग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह योजना शुरू की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चरण पादुका योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो यह योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के लिए शुरू की गई है। यह भी पूछ सकता है कि कब शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है 2017। इसके बाद फिर पंचवन योजना। तो पंचवन योजना हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने 1976-77 में शुरू की थी, 76-77। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो इस योजना का उद्देश्य कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है। तो प्रत्येक जिले में कम से कम 33% वनों का वृक्षारोपण करना है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 33% वनों की आवश्यकता होती है। तो सरकार हमारी इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है वन प्रहरी पुरस्कार। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वन प्रहरी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो जब वनों में आग लगती है और जब व्यक्ति वनों को बुझाने में अपना सहयोग प्रदान करता है, जब वन में आग लगती है और वनों में लगी हुई आग को बुझाने में जो व्यक्ति सहयोग करेगा, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को वन प्रहरी पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगला पुरस्कार क्या है? तो अगला पुरस्कार है बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, तो ये किस लिए दिया जाता है? तो जो व्यक्ति वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है, अर्थात जो व्यक्ति वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है, ऐसे लोगों को बसामन मावा वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद फिर अगला जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये हमसे एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ये प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है। तो यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति वनों की सुरक्षा करता है और जो वन्य जीव जंतु होते हैं उनकी रक्षा करता है, ऐसे लोगों को ये अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वनों का टॉपिक पूर्ण हो जाता है। तो कोई भी शक हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए कल्याण IAS एकेडमी के MP GK के सभी लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।